अमेरिका में हमारा काम निमट रहा था। मुझे उससे कुछ अहम बातें करनी थी। तुम्हारा डाक से भेजा हुआ लिफाफा मुझे अब तक नहीं मिला, लेकिन सिफारती थैले वाला लिफाफा मिल चुका है। अगर तुमने मुझे तरीकाकार ना बताया होता तो कोई भी ये तहरीर नहीं पढ़ सकता था। गैप का एक एक लफ्ज़ हमारे लिए बुग़्ज़ व अनाज से भरा हुआ है। यहाँ कोई सोच में नहीं सकता कि अमेरिकी हमारे इतने बदख्वाह होंगे। वो हमेशा से ऐसे ही हैं। मुझे याद है कि बरसों पहले बहरान में फंसे हुए एक रहनुमा ने पिंडी के राजा बाजार में चंद कागज़ दिखाकर मजमा को बताया था कि खून आशाम कुत्ते मेरे खून की बू पर लगे हुए हैं। तो बहुत से लोगों ने उस पर एतबार नहीं किया था, उस फिक्रे को सियासी ड्रामेबाजी करार दिया था। आज गैप के 5 कागज़ ये बताते हैं कि इनके दिलों में हमारे लिए कोई नरमगोशा नहीं है। वो हमारी आज़ादी और एटमी तरक्की को हर कीमत पर गसब करने का फैसला कर चुके हैं। हमारी आज़ादी खुदादात नेमत है। जब तक हम अपने पाँव पर कलहाड़ी नहीं मारेंगे कोई इसे गसब नहीं कर सकेगा। रहा एटमी प्रोग्राम्स तो अब तुम इसकी फिक्र मत करो। मुझे कल ही कुछ हैरत अंगेज हकायक का इल्म हुआ है। इसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन कनौब को भेजे जाने वाले पुर्जों में तकरीबकारी का वाक़या बहुत संगीन हो सकता था। तुमने बहुत बड़ा काम किया कि जवाबी कार्रवाई करके वहीं मामला ख़त्म कर दिया। यहाँ कोई इन पर एतबार नहीं करता। इनसे हासिल होने वाली एक कील को भी पूरी जांच पड़ताल के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे काम खामोशी और मुकम्मल राजदारी से होते हैं। इसलिए हम इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे माहिरीन आलमी फितना अंगेजियों से बेखबर हैं। आए दिन हमारे इस प्रोग्राम के खिलाफ गुलगुला क्यों उठता रहता है। मेरे सवाल पर अव्वल खान खुश हो गया। यही सारी कामयाबी की कलीद है। हर साल 6 महीने में हमारे माहिरीन पूरे होमवर्क के बाद हुकूमत के ईमान से कोई गुमराह कुन खबर लीक कर देते हैं। हमारे दुश्मन इस राह पर सर कपाते रहते हैं, जबकि असल काम कहीं और ही हो रहा होता है। आज तक सब कुछ ठीक ठाक और प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है, यानी गुमराह कुन खबर हम खुद लीक करते हैं। दुश्मन ये समझते हैं कि इन्होंने अपनी काविशों से हमारा कोई कीमती राज हासिल कर लिया है और वो इसके खिलाफ जुट जाते हैं। मैंने पूछा। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। हम जिधर सुर्ख कपड़ा लहराते हैं भड़का हुआ सांड उसी तरफ तोड़ पड़ता है। हम इसी लम्हे कहीं और जा खड़े होते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। मैं एटम और एटमी तवानाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मेरा रुआं रुआं इन कामयाबियों के लिए दुआ को रहता है। मेरा और करोड़ों पाकिस्तानियों का यही हाल है। बस चंद लोग हैं जो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सुना है कि तजर्बेगाह में एटमी तजर्बेगी जा चुके हैं। वहाँ सब कुछ था, बस एटम बम नहीं था। ये तजर्बे कामयाब तरीन रहे हैं, इतने कामयाब कि पाकिस्तान पूरे एतमाद के साथ कहीं भी असली एटमी धमाका कर सकता है। वक्त आएगा तो दुनिया देख लेगी कि अव्वल खान का ये यकीन गलत नहीं था। अव्वल खान एक सच्चा और दर्दमंद पाकिस्तानी था। वो हमेशा अपनी आंखों में अपने मुल्क के लिए सुनहरे ख्वाब और दिल में नेक ख्वाहिशात सजाए रहता था। अपनी खुशफहमियों के इजहार में वो कभी हद से तजावुज़ भी कर जाता था। ऐसे मौके पर मैं अमूमन खामोश हो जाता था। मेरे ख्याल था कि वो इस वक्त भी पाकिस्तान की एटमी सलाहियतों के बारे में खुशफहमियों में मुब्तला था। ये मुमकिन ही नहीं था कि पाकिस्तान इस मैदान में इतना आगे बढ़ चुका हो और खला में शब रोज़ गर्दिश करने वाले सैकड़ों सुराग रसां सियारों की आंखों से कुर्राए अर्ज़ के चप्पे चप्पे की निगरानी करने वाले इन तब्दीलियों से बेखबर हैं। रेगिस्तानों की धूल, समंदर की गहराइयों और ज़मीनी सुरंगों में होने वाली सरगर्मियों की कड़ी जांच पड़ताल करने वाले ऐसे जामे निज़ाम की मौजूदगी में अगर पाकिस्तान ने वो कुछ हासिल कर लिया था जिसके इशारे अव्वल खान दे रहा था, तो ये वाक़यात मेरे लिए हैरत अंगेज़ थे। आज तुम बहुत अच्छी और उम्मीद अफजा बातें कर रहे हो। मालूम होता है कि वहाँ सब ठीक है, सब ठीक है। तुमने गैप के असली कागज़ों की सूरत में बारूद मेरे हाथ में दे दिया है। बस तुम दोनों इस जहन्नुम से निकल आओ तो मैं इस बारूद को दिया सिलाई दिखा दूंगा। ये 5 कागज़ हमारे पास मसलहत गुज़ीदा और कमज़ोर दोस्तों की हमायत में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तुम चाहो तो हम कल ही यहाँ से निकल सकते हैं। मैंने कनखियों से वीरा का जायज़ा लेते हुए कहा। वो मेरे करीब बैठी इंतज़ार कर रही थी कि मैं अव्वल खान को कब दाऊदी सितारों की कहानी सुनाकर मरऊब करने की कोशिश करता हूँ। अव्वल खान की हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, काम पूरा हो गया है तो आतिशफ़शां के इस धाने में रुकना तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये फ़ोन महफूज है, ज़रा खुलकर काम की निशानदही करो। हम दोनों यहाँ दिन रात ही कुछ न कुछ कर गुजरने की कोशिश करते रहते हैं। रोज़ी का इंतकाम, इसके बाद दाऊदी सितारों की तबाही। उसे बेसाख्ता कहा, फिर चंद सानियों के तवक्कुफ़ के बाद बात जारी रखते हुए बोला, इनकी तबाही शायद तुम दोनों के लिए मुमकिन न हो। इनको इतना नुकसान ज़रूर पहुँचाना चाहिए
कि वो चंद बरसों तक पाकिस्तान के बारे में ना सोच सकें। इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ इनकी कब्रें खोदी जाएंगी। खुद हमारी भी यही कोशिशें हैं। अभी तक हम अपने हदफ हासिल कर रहे हैं। किस्मत यूं ही साथ देती रही तो आखिरी हदफ भी ज़रूर पूरा हो जाएगा। ये इस बार वीरा खामोश न रह सकी और मेरी बात काट कर बरस पड़ी। तुम इसे चक्कर में क्यों डाल रहे हो? खुलकर क्यों नहीं बताते कि तुमने क्या तीर मारा है? ओहो, ये क्या हो रहा है? बैनुल अक़वामी काल पर तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? स्पीकर फोन पर अव्वल खान की पुरतशवीश आवाज़ उभरी। मैंने मुस्कुराकर वीरा को चिढ़ाने के लिए आंख मारी और कहा, तुमने 2 मारे थे, ये तुम्हारा ही कारनामा। बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान से वो सब दोहरा दो। स्पीकर फोन बहुत उम्दा और हिसास था, जो कदरे दूर की आवाज़ें भी दूसरी तरफ पहुंचा देता था। मगर वीरा गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ झुककर इस तरह आवाज़ में बोली, तुम्हारे सोचे हुए दोनों मकासद अब से थोड़ी देर पहले हासिल किए जा चुके हैं। पता नहीं असलम ये बात तुमसे क्यों छुपा रहा है? खुदा का लाख लाख शुक्र है। अव्वल खान की बेसाख्ता आवाज़ तशक्कुर के जज्बात से लबरेज थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम दोनों का हज़ारों मील का सफ़र आएगा नहीं जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में दाऊदी सितारों को नेस्तो नाबूद कर दिया होगा। वो कुल 6 थे जो अपनी तंजीम के रूह रवां थे। मौजूदा सूरत यह है कि इनमें से 5 जहां हासिल हो चुके हैं। 6 कैद की जिल्तें और सौबतें सहरा है। तुम दोनों कमालात दिखाने की सलाहियतें रखते हो। दुनिया के जबड़ों में घुसकर इसकी आंतें बाहर खींच निकालते हो। तुम दोनों वो गुमनाम सिपाही हो जिनकी नाकाबिले फरामोश कारकर्दगी और कुर्बानियां याद रखी जाती हैं, लेकिन इनका नाम किसी को मालूम नहीं होता। बस असलम तुमसे यही सब सुनना चाह रहा था। वीरा ने दरमियान में दखल अंदाज होते हुए कहा, मैंने इसे जरा सा टोक दिया और इसने अपनी जुबान पर ताला डाल लिया। तुम दोनों की इस नोक झोंक से अंदाजा होता है कि तुम्हारे अभी तक वलवले ताज़ा हैं। हल्की सी हंसी के साथ अव्वल खान की आवाज़ आई, ये असलम अचानक कहाँ गायब हो गया? मैं यही हूँ और तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, अब मुझे अपनी एक बड़ी गलती का एहसास हुआ है और मैं मुसलसल इसकी सजा भुगत रहा हूँ। तुम्हारी गलती? अव्वल खान की आवाज़ मुतहय्यराना थी। रोज़ी कामयाबियों की कहानी सुना रही और तुम अपनी किसी गलती का जिक्र कर रहे हो। आखिर ये सब क्या है? गलती ये है कि मैं रोज़ी को अपने साथ ले आया। मैं बोलता हूँ तो ये मुझे जुबानबंदी के मशवरे देती है, चुप रहता हूँ तो बोलने पर मजबूर करती है। फ्लैट वालों को मेरी तरफ से दुआ प्यार पहुँचा देना। इन्हें भी बता देना कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आपस के इन झगड़ों को तुम खुद ही निपटाओ। मुझे मालूम है कि इनमें दखल देने वाला आखिर में तुम दोनों का मुश्तरका निशाना बन जाता है। अव्वल खान ने हंसते हुए जवाब दिया, हम कड़े वक्त से बचकर इन खराफात में सिर्फ इस वजह से उलझ जाते हैं कि अभी तक किसी को यकीन नहीं आ सका कि हम यहाँ मौजूद हैं। जिस समय ये राज फाश हो गया, हमारे लिए सुख चैन हराम हो जाएगा। इस बार वीरा ने संजीदगी से दखल अंदाजी की। आपस की ये लड़ाइयाँ ना हों तो तुम यकीन करो कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत फीकी और बेकैफ है। अब तुम लोग वापसी की राह लो। किसी भी फैसले के लिए वक्त बहुत अहम उनसर होता है। वक्त गुजरने के बाद किया जाने वाला बेहतरीन फैसला भी बदतरीन नताइज का सबब बन जाता है। कल हम कोई फैसला करने की पोजीशन में आ सकेंगे। फिलहाल कुछ कहना मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पैगाम का मुंतजिर रहूंगा। गुड लक और अल्लाह हाफिज। कल कौन सी तब्दीली आ जाएगी कि तुम फैसला करने की पोजीशन में आ जाओगे? फोन बंद होते ही वीरा ने चीख कर सवाल किया, धीरे से काम लो। मैंने पैकेट से सिगरेट निकालते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि आज फोन पर बद्रीनाथ से जरा सी तल्ख कलामी हो गई थी। सुबह अखबारात आ जाने के बाद उसे मेरे दावे की सदाकत का यकीन आ जाना चाहिए। अगर उसने ढंग से बात की तो ईंधन के जखीरे के साथ ही उससे निक मोडले के बारे में कुछ कुरेदने की कोशिश करूंगा। हैरत है कि यहाँ जरा सी इज्जत अफजाई होते ही निक के खिलाफ इन सारी तलखियों को भुला दिया है जिनके नतीजे में उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दाऊदी सितारों के दिलों में चोर था। वो तुमसे और हर एक से छुपते फिर रहे थे। तुमने इन्हें आसानी से मार लिया और इनका खून ब्लैक डैड के सर मुड़ दिया। वो लोग सरकारी हमदर्दियां खोकर इस वक्त मातूब बने हुए थे क्योंकि इनका बड़ा गैप की हिफाजत नहीं कर सका था। हो सकता है कि इस मामले में हमारे लिए कोई दुश्वारी पैदा ना हो, मगर निक का मामला यकसर मुख्तलिफ है। क्या तुम मुझसे किसी किस्म का खौफ महसूस कर रही हो? मैंने पूछा। खौफ मैं किसी से महसूस नहीं करती। वो एक पुराना सफारतकार है, पाकिस्तान से किसी अहम मिशन पर आया है। उसका सफाया होते ही वाकयात की बहुत सी कड़ियाँ खुद ब खुद मिल जाएंगी। तुम किन कड़ियों का जिक्र कर रही हो? मैंने उलझन हमें इस लहजे में सवाल करते हुए सुकूरा। अभी तक किस्सा ज़मीन बरसे ज़मीन है। यहाँ जो कुछ हो रहा है इसे मकामी हालात के तनाजुर में देखा और निपटाया जा रहा है। किसी को भूल कर भी यह ख्याल नहीं आया कि आइजक बेल और दूसरे 4 दाऊदी सितारों पर पाकिस्तान के वाकयात का साया पड़ रहा है। CIA वाले ये सोच कर निहाल हो रहे हैं कि इन्होंने आइजक बेल को बेदस्तों पा करके इससे C-130 वाले बेइज्जती का बदला ले लिया है। निक मोडले को नुकसान पहुंचा तो यहाँ सब चौंक पड़ेंगे। इसके लिए हम ब्लैक डैड, अब्बास करमानी या हार्लिम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला हर अमरीकी क्यों मारा जा रहा है। तुम बहुत दूर की कोड़ी लाई हो, मैंने तारीफी लहजा में कहा।
एजे विल्सन के अलावा ये सब न्यूयॉर्क में घेरे जाएंगे। ये शहर इनकी भरपूर तवज्जो का मरकज बन जाएगा। बस तुम मेरी बात समझ गए। इस मरहले पर हमको ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। बद्री से बात करने के बाद कुछ सोचा जाएगा। मैं खुद भी खुदकुशी करने के मूड में नहीं हूं। अचानक फोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ ब्लैक डैड मौजूद था। तुमने खबरें तो सुनी ली होंगी, मेरी आवाज पहचानते उसने सवाल दाग दिया। 11 नंबर के बारे में बुरी खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। वो जख्म से नहीं, शायद तालाब में डूबने की वजह से जाया हुआ है। तुम्हारे दूसरे जख्मी का क्या हाल है? वो भी गुजर गया, मजीद किसी और का मरने का इम्कान नहीं। उसकी सपाट और मशीनी आवाज आई। सब 2-4 रोज में लोट पोट कर तंदुरुस्त हो जाएंगे। 7 जगादड़ी शिकारों के मुकाबले में ये जरा सा नुकसान कुछ भी नहीं है। जरा माइक को इन दोनों के बारे में बता देना। बेफिक्र हो, ये काम फोन बंद करते ही पूरा कर दूंगा। अब तुमको होशियार रहना होगा। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये वाकया तुम्हारे खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी उम्र इसी शहर में खतरात से खेलते हुए गुजरी है। पानी में रहने वाले मगरमच्छों के साथ गुजारा करना जानते हैं। बस रोजी जी ये कह देना कि वो मेरे दिए हुए तोहफे को एहतियात से रखे। इसका राज किसी भी कीमत पर फाश नहीं होना चाहिए। ब्लैक डैड को CST के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए वो इशारों कनायों में बात कर रहा था। मुझे खुशी थी कि इस वक्त तक ब्लैक डैड के फोन की निगरानी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि इस पूरी गुफ्तगू के दौरान में CSD फाल नहीं हुई थी। न्यूयॉर्क जैसे गुंजान आबाद और बैनुल-अक़वामी शहर में बैक वक्त 8 लाशों का मिलना कोई मामूली वाकया नहीं था। सोने पर सुहागा यह था कि मरने वालों में से 4 का शुमार मुअज़्ज़िज़ीन शहर में होता था और वो अपने मजहबी गिरोह के मुमताज़ कायदीन में शुमार किए जाते थे। शहर के हर अखबार ने इस वाक़े पर अपने अंदाज में शह सुर्खियाँ और ज़ैली खबरें जमाई थीं। एक बात सब अखबारों में मुश्तरक थी कि किसी ने भी इस वाक़े में गैर मुल्की हाथ का मुलव्वस होने का जिक्र नहीं किया था। एक नामा निगार को आइजक बेल के बारे में CIA के सरबराह के मुआंदाना रवैये की भनक मिल गई थी और उसने दिल खोलकर उसे रगेद डाला था। उसका कहना था कि आइजक बेल को रगेदने के चक्कर में CIA के डायरेक्टर ने ऐसी भोंडी कार्रवाइयाँ की थीं जिनसे ये तासुर पैदा होता था कि अमरीकी इंतजामिया ने यहूदियों की हिफाजत से बिल्कुल ही हाथ उठा लिया है। इसके नतीजे में शहर के छोटे बड़े बदमाश डेविड स्टार से अपने पुराने हिसाब चुकाने के लिए मैदान में कूद पड़े थे। फोर्ट हाउस का अलमिया इसी गलत पॉलिसी का मंतकी नतीजा था। हर खबर में इस बात को उछाला गया था कि फोर्ट हाउस की वारदात अगर हार्लम के फसादात का शाखसाना थी तो हार्लम का सबसे बड़ा गैर सरकारी सरपरस्त ब्लैक डैड था, जिस मुनज़्ज़म खूनरेजी के पसे मंजर पर रोशनी डाल सकता था। किसी ने उसे बराह रास्त मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया था। इन सारी चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबरों से हटकर मेरे लिए वो छोटी सी खबर ज्यादा अहम थी जो आतिशी हथियारों के एक माहिर का बयान के हवाले से शाया हुई थी। इसने 4 शेल्स और अयान जैकब के जिस्मों पर पाए जाने वाले 2 जख्मों को लेजर के इस्तेमाल का नतीजा करार दिया था। वो बीमगन की ठीक निशानदेही नहीं कर सका था, लेकिन उसने फोर्ट हाउस की खूनरेजी में गैर रवायती हथियारों के इस्तेमाल की निशानदेही कर दी थी। वो खबर शायद ब्लैक डैड अपने जराए से पहले ही हासिल कर चुका था। सिर्फ एक अखबारी नुमाइंदा इससे राब्ता कायम करने में कामयाब हो चुका था। उसे इस वाक़े पर हार्लिम के दादा की राय जाननी चाहिए थी, तो उसने कह दिया था कि हार्लिम के मजलूम लड़के अभी इतने वसाइल के मालिक नहीं हुए कि लड़ाई झगड़ों में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए लेजर गन्नों जैसे बेशकीमत हथियार खरीद सकें। वारदात से घंटों पहले और इसके बाद तक उसने ड्रीमलैंड में अपनी मौजूदगी के मुतअद्दिद गवाह पैदा कर लिए थे। इसका सिर्फ एक ही कमजोर नुक्ता था कि फोर्ट हाउस के भरे हुए होश से उसके एक जख्मी आदमी की लाश बरामद हुई थी। टोनी बरसों से ड्रीमलैंड में मुहाफिज की ड्यूटी पर मामूर था, लेकिन ब्लैक डैड के बयान के मुताबिक 4 दिन पहले उसे मुलाजमत से जवाब दे दिया जा चुका था। मुतवफ़ी टोनी के किसी भी गैर कानूनी फेल से खुद को बरी जिम्मा करार देने के साथ ब्लैक डैड ने डंके की चोट पर ऐलान भी कर दिया था कि टोनी ने बरसों उसके लिए काम किया था। इन खिदमात के एतराफ़ में वो इसकी तदफीन और इसके पसमंदगान की कफालत के जुमला अखराजात उठाएगा। मजमूई तौर पर अखबारों ने वही तासुर पैदा किया जो ब्लैक डैड चाहता था। इस पर बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी किए बगैर हर नामा निगार ने यह राय दी थी कि फोर्ट हाउस पर भरपूर और कामयाब तरीन मनसूबा बंदी के साथ किया जाने वाला खून रेज हमला हार्लिम के किसी बड़े हमदर्द की हमायत और आनत के बगैर नहीं किया जा सकता था। वहाँ के हिफाजती इंतजाम इतने सख्त थे कि आम हालात में वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। 7 लाशों और 4 जख्मियों के नोहों में ये जिक्र भी मौजूद था कि चारों डेविड स्टार्स के साथ फोर्ट हाउस का सारा अमला भी यहूदी मुलाजमीन पर मुश्तमिल था। टोनी के सिवाय इस हमले के तमाम मुतासिरीन मजहबी एतबार से यहूदी थे
लेकिन न्यूयॉर्क में इनके मुकाबिल कोई भी ऐसी तंजीम नहीं थी जिसके बारे में यह सोचा जा सके कि उसने यहूदियों को अपने इंतकाम का निशाना बनाया होगा। डेविड स्टार्स के बारे में वो नुक्ता ख्याल अंगेज था। बेंजामिन फोर्ड ने अपने घर में खिदमात अंजाम देने के लिए सिर्फ यहूदियों का तकर्रुर किया था। इस हकीकत से यह साबित होता था कि बुनियादी तौर पर वो इंतहाई मुतअस्सिब और नस्ल परस्त था। शायद दूसरे दाऊदी सितारे भी इसी ज़हनियत के मालिक रहे होंगे। पूरे अखबार चाट लेने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि इन खबरों के मुताले के बाद मेरी तरफ से बद्रीनाथ का जहन साफ हो जाना चाहिए था। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैंने उसे फ़ोन किया तो वो अपने कमरे में मौजूद था। मेरा अंदाज़ा था कि अपनी गलतफहमी का इतराफ़ करते हुए वो शर्मिंदगी का इजहार करेगा, लेकिन उसने पिछली रात की गुफ्तगू का कोई जिक्र किए बगैर खुश्क लहजे में मिजाज पुरसी की तो मैं चौंक पड़ा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। फोर्ट हाउस के वाक़यात ने मुझे हिला कर रख दिया है। मैं सारी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका। मेरे ज़हन में रह रहकर तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। इसकी तरफ से जवाब आया, तुम अभी तक इन्हीं बदगुमानियों में फंसे हुए हो। मालूम होता है कि तुमने अभी तक अखबारों पर नज़र नहीं डाली, वरना तुम्हारे सारे वसवसे झाग की तरफ बैठ चुके होते। मैं अखबार बल्कि कई अखबार देख चुका हूँ। खबरें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे दिल में जो एहसास जुर्म जाग चुका है, इसे लोरी देकर सुलाना मेरे बस से बाहर हो रहा है। इस वक्त तुम कुछ उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो। मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा। इसकी गुफ्तगू सुनकर वीरा की आंखें फरते हैर से कुशादा हो गई थी। शेर अली, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। हम एक दूसरे के साथ खुशगवार वक्त गुजारा है। मेरा ख्याल है कि अब हमारी दोस्ती का वक्त पूरा हो चुका है। CSD लौटा दो और जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाओ। अब मैं तुम्हारा मजीद साथ नहीं दे सकूंगा। मगर क्यों? हम बुरे और भले वक्त के साथ ही रहे हैं। मुझे तुम्हारे ख्यालात में तब्दीली का सबब जानने का पूरा हक हासिल है। मैंने एहतिजाज किया। मैंने तुम्हारे इमाम पर अपना मुल्क छोड़कर यहाँ का सफ़र किया था। इसे तुम मेरी छठी हिस्स कह सकते हो। पिछली रात से मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कहीं कोई संगीन गलती की है। जितना सोचता हूँ तुम्हारा ये नाम मेरे जहन में घूमता रहता है। क्या तुम मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैंने तेज़ी से पूछा। यह इल्ज़ाम तराशी नहीं है। मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरे जहन के सारे दरीचे बंद हैं। अभी तक मैं तुम्हारी की हुई हर बात पर एतबार करता चला आया हूँ। मैंने अपने तौर पर इसमें से किसी बात की तस्दीक नहीं की। मैं भी तुम्हारे बारे में यही सब शुबहात जाहिर कर सकता हूँ। मैंने कहा, कहने वाले की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती, मगर तुम बुरा ना मानो, एहतियात मेरे पेशे का तकाजा है। मेरे बारे में शुरू ही से हर बात की तस्दीक होती रही है। कराची में तुम खुद मेरे और निक के दरमियान पैगाम रसां का किरदार अदा करते रहे। यहाँ मैं CIA में जेर तरबियत हूँ। अभी कल की सी बात है, मैंने उसका फिक्रा उचक लिया। तुम अपने दिल की गहराइयों से मेरे एहसान मंद थे कि मेरी वजह से अब्बास करमानी की कहानी तुम्हारे हाथ लगी और अपने महकमे में तुमको यकायक इज्जत और एहतराम का वो रुतबा मिल गया जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं था। यही बातें चुभे में डालने वाली हैं। तुम मुआवजे पर छोटे मोटे काम करने वाले जराइम पेशा के तौर पर मुझसे टकराए थे। वहां से निकलते ही तुम्हारे जौहर खुलने लगे। तुमने मुझे उकसा कर रमेश अग्रवाल का पता साफ करवाया। मैं अकेला रह गया तो यहां तुमने मकड़ी की तरह मेरे गिर्द अपनी सलाहियतों का जाल बुनना शुरू कर दिया। आखिर ये सब क्या है, क्या हो रहा है? रात से मैं यही सब सोच रहा हूं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी कारकर्दगी तुमको तकलीफ देने लगी है? नहीं शेर अली, उसकी आवाज़ धीमी और मुसालियाना होगी। तुम जो कहते हो वो हो जाता है, जिसका नाम लेते हो वो मारा जाता है या मसाइब में मुब्तला हो जाता है। मैं हैरान हूं कि तुम्हारी कारगुजारियों के शहर में गिरफ्तार होकर मैंने पहले इन बातों पर गौर क्यों नहीं किया, और मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तुम्हारा ध्यान इस तरफ क्यों गया है। वो गुफ्तगू बहुत संगीन और आसाब शिकन थी। मेरे वहमों गुमान में भी नहीं था कि बद्रीनाथ मुझे यूं बीच मंझधार में धकेल कर खुद अलग हो जाएगा। स्पीकर पर बद्री की एक गहरे सांस की आवाज़ आई। फिर वो बोला, कल शाम मुझे नई दिल्ली से एक जनरल ब्रीफिंग मिली है। इसे पढ़कर मेरा दिल बुझ गया। पिछले हफ्ते पाकिस्तानी फौजियों ने कश्मीरी बागियों का रूप धार कर पूंछ, राजौड़ी, पुलवामा और बडग्राम में हमारी छावनियों और आबादियों पर शबे खून मारा है। इस एक रात की कार्रवाई में 6 शहरी और 17 फौजी अफसर मारे गए। तकरीबकार अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए।